मोदी सरकार देश को किया कमजोर। मोदी सरकार हटाकर इंडिया सरकार बनाना है। प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार यह देश को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। देश को कमजोर व बर्बाद करने वाली मोदी सरकार से ना किसान खुश है, ना युवा, ना महिला खुश है और ना स्टूडेंट्स। देश की बच्चियां मोदी सरकार में असुरक्षित हैं। इस तरह देखा जाए तो देश का कोई भी इंसान प्रधानमंत्री से खुश नहीं है। उसकी वजह यह है कि देश में महंगाई शबाब पर है, पूरा देश असुरक्षित है। यह बात डेरी ऑन सोन के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री देश के संविधान को समाप्त कर एक नया संविधान लाना चाहते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार को हटाना है ताकि देश सुरक्षित रहे। इसलिए देशवासियों को सतर्क हो जाने की जरूरत है और मोदी सरकार को इस बार हटाने की जरूरत है। रिपोर्ट बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हूं और इस क्षेत्र में मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं डेरी ऑन सोन के विधायक फतेह बहादुर सिंह से मैं रूबरू करा रहा हूं। फतेह बहादुर सिंह को आप जान रहे हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये राजद की राजनीति में राजद से ये विधायक हैं। जाहिर चीज़ है कि आप देख लें, इनके चैम्बर का मैं सीन दिखा रहा हूँ कि एक तरफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत में संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो शांति का पैगाम देने वाले गौतम बुद्ध हैं, उनकी तस्वीर है। बीच में इनके जो नेता हैं जैसे लालू जी हुए, तेजस्वी जी हुई, तो आप राबड़ी जी को देख लीजिए, तेज प्रताप को देख लीजिए। यानी राजद की राजनीति में इनकी दीवानगी ये है कि यहाँ से राजा राम जो प्रत्याशी हैं उन्हें चुनाव जिताना है, लोकसभा में भेजना है, उसकी तैयारी में ये लगे हुए हैं। तो आइए मैं विधायक जी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं कि क्या इनका मुहिम है, किस तरह से राजा राम सिंह को ये चुनाव जिताकर सांसद बनाकर दिल्ली भेजेंगे, ये इनके जुबानी में आपको सुना रहा। देखिए, विधायक जी हैं, फतेह बहादुर सिंह नाम है। विधायक जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। एक सवाल है कि अभी चुनावी माहौल है, राजा राम सिंह आए हुए हैं, आपके क्षेत्र में आए हुए हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। विधानसभा जो आपका है डेरी विधानसभा काराकाट लोकसभा का एक अंग है। एक विधायक होने के नाते कैसे आप देख रहे हैं चुनाव? ये चुनाव जो है राजा राम बाबू का चुनाव नहीं है। ये चुनाव संविधान वर्सेज मनुस्मृति का चुनाव है। ये चुनाव जो है बच्चों के कलम और किताब को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जो है शोषितों, पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों का हक और अधिकार को बचाने का चुनाव है। और ये चुनाव जो है देश में एक तरफ संविधान को मिटाने वाले लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं। तो ये संविधान मिटाने वाले और बचाने वाले के बीच लड़ाई है। तो मिटाने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है? संविधान को मिटाने वाले आप देख ही रहे हैं, जब से चुनावी घोषणा हुआ है लोग बैठक कर के बोल रहे हैं कि 400 पार लाओ, संविधान को बदलना है। स्पष्ट है बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति में बहुजन समाज के लोगों को न वोट देने का अधिकार है, न चुनाव लड़ने का अधिकार है। मतलब समझिए कि ये जो 24 का चुनाव है ये आखिरी चुनाव है और पूरे देश के बहुजन समाज के लोग इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है कि इसके बाद अगर बहुजन समाज के लोग इस चुनाव में अगर हारे तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। उस हिसाब से पूरे देश के बहुजन समाज के लोग इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर करके लड़ रहे हैं। यानी आपका कहना है कि जनता वर्सेस एनडीए हो रहा है क्या? जनता वर्सेस बीजेपी आरएसएस, मतलब देश की 90% जनता जो है संविधान के साथ है और बीजेपी आरएसएस जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं, जो आरक्षण को इनडायरेक्ट मिटा चुके हैं। चूँकि आरक्षण जो भी है वो सरकारी संस्थान में है और सरकारी संस्थान मोदी जी पिछले 10 वर्षों में पूरा बेच चुके हैं
और अब उनका आखिरी वादा पूरा करने का समय आ गया है। जिन्होंने 14 में कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो देश को बेच चुके हैं। अब 10-20% बचा है, अब उसके लिए घूम घूम कर कहते हैं कि भाई अबरी भर हमको बना दो, ताकि जो बचा है उसको भी बेच दें। अब मेरा साथी तो पहले से ही वहाँ जाकर शिफ्ट हो ही गया है, लोग हम भी झोला उठाएंगे चल देंगे। अब सोचना देशवासी को है, 140 करोड़ भारतीय को सोचना है कि वो तो झोला उठाकर चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सोच करके देश की जनता चुनाव को अपने हाथ में ले लिया। वो तो घोषणा कर रखे हैं कि इस बार 400 के पार। ये घोषणा किस तरह हुआ, किस तरह से देख रहे हैं घोषणा? इस बार देखिए, ये 2-3 पहलू को दर्शाता है। पहला नंबर की मैं समझता हूँ कि मोदी जी 200 पार नहीं कर पाएंगे। अगर गलती से सत्ता में आ गए तो इनका सीधा है 400 पार। पहला चुनाव में क्या लड़े थे, महंगाई उनका मुद्दा था, और आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो अगर मोदी जी गलती से भी आ गए तो हर चीज़ 400 पार होगा, और जनता इस बात को समझ रहा है। देखिए, फतेह बहादुर सिंह हैं, और फतेह बहादुर सिंह जो आप जान रहे हैं कि ये जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, आज पूरे देश में छाए हुए हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो मोदी वर्सेस इंडियन यानी जनता के बीच ये चुनाव हो रहा है। जैसा इनका कहना है कि अगर इस बार मोदी सरकार बन जाती है, मोदी आ जाते हैं, तो जिस तरह से संविधान को समाप्त करने की चर्चा बनी हुई है, खासकर अगर संविधान बदल जाता है तो यहाँ के युवाओं, यहाँ के किसानों या और भी जो उस तरह के तबके के लोग हैं जिनके ऊपर काफ़ी आफत आ सकती है। इनका ये भी कहना है कि ये चुनाव अगर वो जीत जाते हैं तो ये आखिरी चुनाव होगा, इसलिए युवा वर्ग कहीं ना कहीं इस बार इंडिया की सरकार बनानी है। तो फतेह बहादुर जी यहाँ से विधायक हैं, चूँकि डेहरी ऑन सोन से विधायक है। तो एक चीज़ ये बताइए कि डेहरी ऑन सोन के विधायक हैं, डेहरी ऑन सोन में आप देख रहे हैं कि काफ़ी इस तरह की चर्चा बनी हुई है कि पवन सिंह भी आ गए हैं। तो ये पवन सिंह को लेकर क्या मामला है, काफ़ी चर्चे में है पवन सिंह। ये जो लोग भी पवन सिंह का बात कर रहे हैं या एनडीए का बात कर रहे हैं, उनको सीधा सवाल है कि पवन सिंह को बीजेपी ने जो है वो अपना ही उम्मीदवार बना करके बी टीम बना करके भेजा है। यानी उपेंद्र का ये इलाज है क्या? उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो चुका है, बाकी नहीं है। हम लोगों के साथ 19 में लड़े थे तो उन्हें लालू जी 5 सीट दिए थे, लेकिन आज देख लीजिए क्या पोजीशन है। नीतीश कुमार जी के साथ जदयू में पार्टी का विलय किए, और वो क्या क्या इनका हस्र किए, इसके बावजूद भी जो है अब गुलदस्ता दे रहे हैं, सटे हुए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी या जो भी बहुजन समाज के एनडीए में सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि मनुस्मृति में तो ये सभी लोग शूद्र हैं, और शूद्रों को न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, न धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है, न वोट देने का अधिकार है, न चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अपने लिए समाज भाड़ में जाए, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जिस समाज से हम लोग आते हैं, 90% के लोग बहुजन समाज के लोग, हमारे जो पूर्वज हैं, कभी भी धर्म जाति का लड़ाई नहीं लड़े हैं, हमेशा शिक्षा और स्वाभिमान का लड़ाई लड़े हैं। और शिक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग आज एक साथ हैं पूरे देश में, और संविधान के बचाने के मुहिम में लगे हुए हैं। और हम में विश्वास है कि हमारी आबादी 90% है, और जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मिटाने वाले लोग हैं, जो हमारे बच्चे को हक और अधिकार छीनने वाले लोग हैं,
उनकी आबादी 10% है। अब हमारे लोग उनके झांसा में नहीं आने वाले हैं, चूँकि नकली ओबीसी प्रधानमंत्री का पोल खुल चुका है। अगर वो ओबीसी होते तो 90 में जो मंडल आयोग के तहत जो 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस मंडल आयोग का जो विरोध में कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजक नहीं होते। अगर ओबीसी होते तो अभी 38 सिफारिश बाकी है। मोदी जी 38 सिफारिश मंडल आयोग का लागू करा दिए होते। अगर ओबीसी होते तो जातीय जनगणना का विरोध नहीं करते। जब 10% वालों को 10% आरक्षण दे चुके हैं तो जातीय जनगणना करा करके 90% वालों को 90% आरक्षण दे दिए होते। लेकिन जब इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो सबसे पहला काम जो है, तेजस्वी यादव जी पर बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता भरोसा किया कि 2020 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो अपने चुनावी घोषणा में 10 लाख नौकरी का बात कहा और गठबंधन में आते ही उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। इंडिया गठबंधन जैसे ही केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनता है तो हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी देश में देने का काम करेगा। और हमारी जितनी भी देश की गरीब महिलाएं हैं उनको रक्षाबंधन पर ही हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन वादा किया है। और इंडिया गठबंधन के वादा पर पूरे देश की जनता को भरोसा है कि जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं वो करते हैं। एक सवाल है विधायक जी के, जिस तरह से अभी आप जिक्र किए हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपने घोषणा में 1 करोड़ रुपए देने की बात की गई है, सर्विस जॉब देने की बात की गई है, महिला को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। तो होगा को किसकी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे इंडिया गठबंधन में सैकड़ों प्रधानमंत्री का चेहरा है जो मोदी से बहुत अच्छा है और साफ सुथरा है। और सारे बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं पैसा कहाँ से लाएंगे। अरे भाई, आप अपने दोस्त को 16 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हो तो हम अपने देश के गरीबों को हम क्यों नहीं दे सकते हैं? हम किसानों का ऋण क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? आप तो केवल मतलब कि दोस्त में ही लगे हुए हैं। पूरे देश में समझ लीजिए कि 4 लोगों ने मिलकर देश को चला रहा है। 2 बेचने वाला है और 2 खरीदने वाला है। इस बात को पूरी देश की जनता समझ चुकी है। और अभी देश में पूरी आंदोलन चल रहा है, संविधान को बचाना है। यस। एक सवाल ये है कि अभी जैसे काराकाट लोकसभा पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे काराकाट वासियों से आप? काराकाट लोकसभा की जनता पूरी तरह जो है इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार राजा राम सिंह जी हैं और लालू जी का उम्मीदवार हैं। और पूरे काराकाट की जनता संविधान के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में, सरकारी नौकरी के पक्ष में। और हमारे घोषणा पत्र में ये भी है कि जो बचा हुआ मंडल आयोग का रिपोर्ट है 38, वो भी हम लागू करेंगे सरकार बनते ही। तो मंडल आयोग के पक्ष में एक तरफ मंडल है और दूसरी तरफ कमंडल है। मंडल जब मंडल और कमंडल में लड़ाई हुआ है हमेशा मंडल जीता है और इस बार भी मंडल जीतेगा। आप याद करिए, जब मंडल के खिलाफ आडवाणी जी ने रथ लेकर चला था तो आडवाणी जी के रथ को बिहार ही रोकने का काम किया था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रोका था। और मोदी के इस मतलब कि मंडल के रथ को बिहार में से तेजस्वी यादव जी रोकने का काम करेंगे। जब बिहार से आंदोलन हुआ है, बिहार लीड किया है और बिहार से जो आंदोलन का शुरुआत हुआ है, देश के सत्ता में बदलाव हुआ है। देखिए, आप सुन रहे हैं कि फतेह बहादुर सिंह जो डेहरी ऑन सोन के विधायक हैं, इनका क्या कहना है। जाहिर चीज़ है कि ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, ये मुद्दा जो है ये मंडल और कमंडल के बीच है। जैसा ये भी बता रहे हैं कि ये आरएसएस और मोदी वर्सेस
इंडियन यानी जनता के बीच ये चुनाव हो रहा है। ये भी सतर्क कर रहे हैं लोगों को कि इस बार अगर मोदी सरकार बनती है तो संविधान पे आफत आ सकता है, संविधान चेंज किया जा सकता है। वैसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है जो संविधान में बदलाव ला सकते हैं। जैसा इन्हें फतेह बहादुर जी कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो इंडिया गठबंधन की भविष्य है और इंडिया की सरकार अगर बनती है तो देशवासियों के हित में काफ़ी बेहतर काम ये सरकार करेगी। जैसा ये बता रहे हैं कि जिस तरह से लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आडवाणी के रथ को रोकने का काम किए थे। चूँकि आडवाणी भी उस वक्त आप जान रहे हैं, इस तरह भी आप जान लीजिए कि मोदी का भी जो रथ है वो तेजस्वी यादव रोक कर ही दम लेंगे। और इसलिए दम लेंगे कि मोदी जो हैं वो देश हित में काम नहीं कर वो कहीं ना कहीं देशवासियों के खिलाफ अगुवाई कर रहे हैं, देशवासियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा विधायक जी का क्योंकि आप नेशनल इशू पे चर्चा कर रहे हैं, कोविड के समय में जो कोविड का जो माहौल बना था उसमें जो मेडिसिन जो आया हुआ था, अभी ये चर्चा बना हुआ है कि वो कहीं ना कहीं गलत था। जैसा कोर्ट ने भी ये दर्शाया है कि कहीं ना कहीं मोदी उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीर को भी हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार श्रेय लेने का काम किया था कि मैं फ्री में वैक्सीन देशवासी को दे रहा हूं, तो उनको ये भी जिम्मेवारी अपने सर लेना होगा कि मैं अब तो देश की जनता के ये सामने बात आ चुका है कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से मोदी जी ने 60 करोड़ रुपया का चंदा लिया है। और अब ये जिम्मेवारी लेना होगा जब सारा बात सामने आ गया कि मोदी जी ने देश में मौत को बांटा है फ्री में। जितने भी हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, कैंसर की संख्या बढ़ रहा है, ये कोविशील्ड से ही हो रहा है। और इस जिम्मेवारी से मोदी जी मुकर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले जो है कोविड-19 का जो इंजेक्शन लगता था कोविशील्ड, उस सर्टिफिकेट पर मोदी जी का तस्वीर हुआ करता था और उस जिम्मेवारी से अपने आप को मुक्त करते हुए उस तस्वीर को इन्होंने हटा लिया। इतना ही नहीं, देश में इन लोगों का दोहरा चरित्र है। एक तरफ गाय हमारी माता है, देश का हमारा आस्था है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के लोगों ने बीफ काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया है। तो ये कौन सा आपका मतलब की नीति है? तो इनकी कोई ना नियत शुद्ध है ना नियति शुद्ध है। इनको कहीं से पैसा चाहिए और सत्ता में बने रहना चाहिए। ये सत्ता में बने रहने के लिए अभी जो हैं वो आपको जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल भी बोले थे कि जो 19 में इन्होंने चुनाव जीतने के लिए जो है वो सतपाल मलिक जी ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए वो पुलवामा जो हादसा है मोदी जी ने ही करवाया। तो कुर्सी पर बैठने के लिए ये तो पूरा देश में आग लगवा सकते हैं। और लालू जी तो बहुत पहले कह चुके हैं। और लालू जी क्या 14 में तो नीतीश कुमार जी भी कहते थे कि भाजपा का मतलब होता है भारत जलाओ पार्टी, और भारत जलाओ पार्टी पूरा देश को जला रहा है। आज सारे देश को एक होकर करके रोजगार पर बात करना है, शिक्षा पर बात करना है, स्वास्थ्य पर बात करना है। तो ये लोग, मोदी जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि जितने भी उन्होंने चुनावी घोषणा किया था एक भी पूरा नहीं किया, केवल एक ही पूरा किया है कि देश को बेचने का। आप बताइए ना, मोदी जी बोलते थे कि मैं 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। उनके सर्टिफिकेट के अनुसार 1949 का जन्म है, 1911 और 49 कितना होता है 1960। और उन्होंने कहा कि मैंने 35 वर्ष भीख मांगा है, कितना हुआ 95। उन्होंने चाय को बेचा, जबकि 90 में मंडल आयोग के खिलाफ जो कमंडल चला था उसका सारथी थे, संयोजक थे। तो मोदी जी 100 में 100 झूठ बोलते हैं और उनकी झूठ जो है जनता पकड़ चुकी है। अब ना मोदी जी के पास कुछ मुद्दा रह गया है
और ना नीतीश कुमार जी के पास बिहार में कोई मुद्दा है। ये कोई मुद्दा है हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र? अरे भाई ये बताओ ना, तुम महिलाओं के मंगलसूत्र उतारने की बात करते हो, इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हो, और मणिपुर में तुम ओपन जो है बेटियों की कपड़ा उतार देते हो। ये कौन सा तुम्हारा चरित्र है? तो देश की पूरी महिला भी समझ चुकी है कि ये लोग देश जो है मनुस्मृति से चलाना चालू कर दिया है, क्योंकि उस मनुस्मृति में संपूर्ण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। महिला, उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि महिला कभी स्वतंत्र नहीं मतलब कि हो सकती है, और उसी मनुस्मृति से लोग देश चला रहा है। पूरी देश की महिला भी आज, और तो और अब जो गोदी मीडिया भी अब समझ चुका है कि अब मोदी जी सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो गोदी मीडिया भी अपने को पीछे मतलब कि हट रहा है। पहला है पूरे देश में कि इस बार हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा, क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता क्या है? हमारा देश जो है गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है, बुद्ध का देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ हर धर्म जाति के लोग रहते हैं। ये कैसे संभव है? और अगर आपने हमें कभी हिंदू समझा ही नहीं, हमें तो आपने शूद्र कहा 90% के लोगों को। देखिए, हमें भारत में हम सभी धर्म जाति के लोगों को मिलजुल कर रहना है। हमें आपस में लड़ना नहीं है। हमें विकास पर बात करना है, स्वास्थ्य पर बात करना है, रोजगार पर बात करना है, शिक्षा पर बात करना है। ये फिजूल की बातें हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अरे भाई बताओ ना तुम। चलो, आप एक तरफ पूरी मुसलमान के खिलाफ बोलते हो कि मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, यानी हमारा दुश्मन है। 90 में जब मंडल आयोग के तहत हमें आरक्षण मिला था, तो उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था बताओ तुम? मुसलमान था कि सिख था कि ईसाई था? वो लोग कौन था? तो जो लोग हमारे अधिकार का विरोध करने वाले हैं वो मेरा दुश्मन है, कि जो हमारे अधिकार को मिलने पर हमारे साथ मजबूती से खड़ा है वो मेरा दुश्मन है। इस बात को देश की जनता समझ चुकी है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं और हम प्रेम बांटने वाले लोग हैं। अब देश नफरत से नहीं प्रेम से चलेगा, प्यार मोहब्बत से चलेगा। ये देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो राहुल गांधी तो यही पैगाम दे रहे हैं, प्रेम का सौगात। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि नफरत हारेगा और प्रेम जीतेगा। देखिए विधायक जो कह रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि इस बार जो मोदी की सोच है उसको परास्त किया जाएगा, चूँकि देशवासी समझ चुके हैं और समझ कर कहीं ना कहीं इस बार मोदी को ये बताने का काम करेंगे कि ये हमारा देश जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। सभी लोग यहाँ बसते हैं। आप ये भी जानते हैं कि गंगा जमुनी की तहजीब है यहाँ। हर वर्ग के, हर धर्म के लोग काफ़ी मेल प्रेम से रहते हैं, काफ़ी मेल मिलाप से रहते हैं। इनका पैगाम ये भी है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि प्रेम का पैगाम राहुल जी जैसा लोग दे रहे हैं कि यहाँ मोदी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो प्रेम की राजनीति कर रहा है। तो प्रेम जीतेगा और नफरत हारेगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।